मेरे एक बॉस थे जो लगातार ब्लू शर्ट पहनते थे। तो मैंने एक दिन पूछा कि सर आप 1 महीने से ब्लू शर्ट पहन रहे हैं। बोले जानते हो जी, ही वॉज ए टमिलियन। जानते हो जी बाला सुब्रमण्यम, माई एस्ट्रोलॉजर हैज टोल्ड मी दैट इफ यू वेयर ब्लू शर्ट्स फॉर दिस पीरियड यू विल गो टू द टॉप। वो टॉप कहाँ तक गए, वो आगे जाके विजिलेंस केस में फंस गए। तो ज्योतिष लोगों के भरोसे जीवन मत चलाइए, साधना पूजा करिए। ने बड़ी खूबसूरती से कहा कि हम शुरू से ही एंथ्रोपोसेंट्रिक सोच को लेकर रहे, जो जिस पर चर्चा मैंने पहले भी की है कि सारी सोच मनुष्य केंद्रित है। मैं सृष्टि का श्रृंगार हूं, मैं सब कुछ हूं। प्रभात संगीत के 1190 गीत में बहुत कष्टपूर्ण, बहुत व्यथा भरे स्वर में कहा है उन्होंने कि मनुष्य, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने होश गंवा दिया है, तुम किस दिशा में जा रहे हो? और इसके बाद चेतावनी भी दी है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि समय की काली परछाई 1190 तेज कदमों से तुम्हारा पीछा कर रही है। किस लिए पीछा कर रही है? तुम्हारी चाल को, तुम्हारी द्रुत गति को शिथिल बनाने के लिए। ये जो है वातावरण पर एक बहुत ही खूबसूरत गीत है जो उन्होंने दिया है। अब प्रश्न ये है कि हमने पहले भी कहा कि सभ्यता के हर दौर में, आप सभी जानते हैं, हमको वो सब कुछ अच्छा लगा, फूल अच्छे लगे, चिड़िया, नदियाँ, पहाड़, समंदर। हम जाते हैं हजारों रुपए खर्च करके घूमने जाते हैं, कहाँ? पहाड़ों पे। पर क्या पहाड़ों से और इन तमाम चीज़ों से हम कोई रूहानी रिश्ता बना पाए? क्या हम उनसे मोहब्बत कर पाए, या हम सिर्फ एक पीस ऑफ ब्यूटी, पीस ऑफ एंटरटेनमेंट के रूप में उनका इस्तेमाल करते हैं? कि बर्फ जो पिघल रही है, देखिए एक चीज़ समझ लीजिए कि धरती का जो लैंड एरिया है उसमें सिर्फ आइस जो है 10% है, 90% जो आइस है वो दोनों पोल्स की तरफ है, अंटार्कटिक की तरफ है। तो वो सारा पिघल रहा है बहुत तेजी से। और अगर आप गूगल करके देखेंगे कि जो आर्कटिक एरिया का क्षेत्र है उसमें छोटे छोटे नीले रंग के तालाब बन गए हैं। वो छोटे छोटे तालाब क्या हैं? पिघले हुए ग्लेशियर्स हैं। और वो तालाब क्या हैं? जल के स्तर को बढ़ा रहे हैं। हमने दूसरा और क्या करिश्मा किया कि हमने ऐसी कार्रवाई की कि बर्फ पिघलने की स्पीड 500% बढ़ा दी हमने कुछ वर्षों में। इस स्पीड से अब आप कहेंगे कि क्या आपको परेशानी है? बर्फ पिघल रही, पिघलने दीजिए। आप सभी जानते हैं कि सूरज की गर्मी और रेडिएशन को धरती से वापस करके गर्मी को वापस लौटाने में इन्हीं आइस की शीट्स की भूमिका है। अगर ये बर्फ पिघल गई और समुद्र उठने लगा, आप लोगों को शायद सबको जानकारी नहीं हो कि बहुत से छोटे छोटे द्वीप पैसिफिक आइलैंड में, मेडिटेरेनियन में जल के स्तर के उठने से डूब गए। अब देखिए इसमें न्यू ह्यूमनिस्टिक फ्रेमवर्क में 3 चीज़ों को सिर्फ मैं कहूँगा, उसके बाद मैं 2 और चीज़ों की ओर बढ़ूंगा जिस पर बाबा के बहुत मशहूर डिस्कोर्सेज हैं। संक्षेप में मैं उस पर चर्चा करूंगा। तो पहली बात उन्होंने कही कि इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, जिसको आज की टर्मिनोलॉजी में कहा गया बायोसेंट्रिज्म। मैं ह्यूमनिज्म को आज की टर्मिनोलॉजी में समझने की कोशिश कर रहा हूं, बायोसेंट्रिज्म। दूसरी बात जो कही गई वो क्या है? एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम, इसको कहा गया इकोसेंट्रिज्म। बायोसेंट्रिज्म, सभी प्राणी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो मैंने अदरक का उदाहरण देकर के कहा। इकोसेंट्रिज्म कि सारा कुछ जुड़ा हुआ है, पेड़ पौधा भी जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, इंसानों से, उनके अस्तित्व से। और सबसे बड़ी बात जो न्यू ह्यूमनिज्म कही गई वो है कॉस्मोसेंट्रिज्म, कि पूरा विश्व ही एक धागे से गुथा हुआ है। आइंस्टीन ने इस बात को समझा और उसका कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ हार्मनी, कॉस्मिक हार्मनी। आइंस्टीन का बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है। ऑफ कोर्स आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार मिला वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे मिला,
और E=mc² पे नहीं मिला, जिसके चलते वो दुनिया में मशहूर हुए। खैर, ये 3 चीज़ें जो न्यूमेरिज्म ने की। अब मैं आता हूँ कि बाबा के 2 बड़े मशहूर डिस्कोर्सेज हैं, मुझे कहा गया कि इस पर थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। वो क्या है? पहली बात कि कमिंग ऑफ आइस एज, और दूसरी बात शिफ्टिंग ऑफ पोल्स। तो पहले शिफ्टिंग ऑफ पोल्स को ले लेते हैं। इस दोनों लेक्चर छोटे छोटे हैं, डिस्कोर्सेज जो हैं। आप लोग सोचते होंगे कि तो बस आई बात गई बात। मैंने जब उसको गहराई से पढ़ा तो मुझे इन दोनों डिस्कोर्सेज को समझने में और करीब 10-12 घंटे रोज पढ़ने के बाद, बाकी हाइपरलिंक्स को समझने के बाद, 2 वीक के बाद बात समझ में आई कि कहना क्या चाह रहे हैं। थोड़ा सा संक्षेप में मैं बताता हूं। सामान्य तौर पे भूगोल में हमें यह बताया गया कि उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। जो विज्ञान के और भी छात्र हैं वो जानते हैं कि मैग्नेटिक पोल है, पर एक और भी पोल है, जियोमैग्नेटिक पोल। तो बेसिकली वी हैव 3, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, मैग्नेटिक पोल एंड जियोमैग्नेटिक पोल। तो जब शिफ्टिंग ऑफ पोल्स की वो कर रहे हैं बात, तो बड़े संदर्भ में कर रहे हैं। नॉर्थ पोल, साउथ पोल की भी बात कर रहे हैं और जियोमैग्नेटिक पोल्स की बात भी कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें एक बड़ी खूबसूरत चीज है कि ये मैग्नेटिक पोल है क्या। अब देखिए, ये बड़ी रोचक बात है कि आप जहां बैठे हैं उसके नीचे पिघलता हुआ आयरन निकल के साथ 1200-1300 किलोमीटर की गहराई में बह रहा है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स पर ये सब कुछ टिका हुआ है। जहां आप बैठे हैं धरती, ये टेक्टोनिक प्लेट्स पे हैं, बीच में अलग भी हुए, गोंडवाना लैंड से टूट के अफ्रीका उधर गया, ये इधर आया। और ये बड़े बड़े मैसिव हजारों मील में फैली हुई चट्टानें हैं। और ये चट्टानें कहाँ हैं? उनके नीचे 1200-1300 किलोमीटर गहरी जो नदी है, मैं नदी वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, कॉमन मैन्स लैंग्वेज, वो पिघलते हुए लोहे और निकेल की है। अब देखिए, पानी कोई भी लिक्विड पिघलता है तो कन्वेक्शन से, आपने देखा होगा सारी महिलाएं जब दूध उबालती हैं तो यूं अंदर सर्कल चलता है, पानी उबला हुआ गर्म पानी ऊपर आता है, ठंडा नीचे जाता है, और इस तरह पूरी प्रक्रिया में पानी गर्म हो जाता है। तो पिघला हुआ लोहा भी धरती के नीचे इसी तरह घूम रहा है। और हमारी प्लेट्स जो हैं जिसपे हम बड़े इत्मीनान से बैठे हैं और ताजमहल बना रहे हैं, वो भी इसी पर टिके हुए हैं और ये यूं बह रहा है। अब हो क्या रहा है कि इसलिए कुछ भी स्थिर नहीं है और इसके चलते सब कुछ मूव कर रहा है धीरे धीरे धीरे। और इससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट्स जा रही हैं ऊपर जाकर के नॉर्थ पोल से ऐसे उठ रही है, वो दिख नहीं रही है। दिस इज मैग्नेटिक पोल। और साउथ पोल पे जाके मर्ज कर रही, ऐसे उठती है और ऐसे गिर रही है। और इन्हीं का जो सेंट्रल पॉइंट है वो जियोमैग्नेटिक पोल है। तो ये शिफ्टिंग ऑफ पोल्स का जो कॉन्सेप्ट है, इसको व्यापक संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट की बात हो गई। अब आगे चलते हैं। एक चीज और मैं बता दूं कि इससे नेविगेशन, जीपीएस, सारी चीजें कंट्रोल हो रही है मैग्नेटिक पोल से। अगर ये मैग्नेटिक पोल शिफ्ट भी करता है, कई हजार साल में क्या होता है कि नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक पोल साउथ हो जाता है, साउथ नॉर्थ हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। और जो भौगोलिक नॉर्थ पोल है, जो हम लोगों ने 4th-5वें क्लास में पढ़ा, उत्तरी ध्रुव, वो धुरी है जिस पर धरती घूम रही है, दिन और रात हो रहा है उसी धुरी पर, जैसे लट्टू नाचता है वो घूम रही है और फिर सूरज के चारों ओर घूम रही है। और धरती जिस स्पीड से घूम रही है, आप बैठे हैं इत्मीनान से वातानुकूलित कक्ष में, आप उसकी रोटेशन और रेवोल्यूशन की गति अगर जान लें तो आपको बहुत हैरानी होगी। थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बाद में गूगल कर लीजिएगा कितनी तेज रफ्तार से धरती घूम रही है। बाकी हम लोग 5 मिनट वाले प्राणी हैं, वो तो आप लोग समझ गए होंगे। अब ये मैग्नेटिक पोल शिफ्ट होने से क्या होगा कि सारी चीजें बदलेंगी। अब इसको बाबा ने इसको जोड़ा है आइस एज से। ये जुड़ी हुई चीजें, दोनों डिस्कोर्सेस वैज्ञानिक रूप से जुड़े हुए हैं। अब शिफ्टिंग ऑफ पोल्स में, ये आइस एज में क्या हुआ, उन्होंने कहा कि अनदर आइस एज इज कमिंग। ये कौन सा हिमयुग आ रहा है? 2 हिमयुग निकल चुके हैं। उन्होंने आगे एक और बड़ी बात कही कि आने वाले समय में आदमी का सर इतना बड़ा हो जाएगा और शरीर पतला होते होते छड़ी की तरह हो जाएगा।
और ये भी कहा बाद में लाइटर वेन में कि बाद में ब्यूटी का यार्डस्टिक भी यही होगा। He has said this कि शरीर इतना बड़ा हो जाएगा तो आपके मन में सवाल उठेगा कि मेरा तो नॉर्मल लग रहा है, पर आपको अगर हम पीछे ले जाएं तो थोड़ा सा उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये आइस एज में हुआ क्या। देखिए ऐसा है कि ये सभी को पता है कि फर्स्ट आइस एज में बहुत जानवर मर गए। डायनासोर इतने बड़े थे कि उतने बड़े शरीर में उनकी क्रेनियम की जो कैपेसिटी थी वो बहुत कम थी, तो वो नहीं ऑपरेट भाग पाए, तो जम गए, बर्फ में दफन हो गए, और कई ऐसे हजारों मर गए। आदमी भी के भी स्वरूप बदलते रहे। अब वो देख लें इसको कि किस तरह बदले। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट आइस एज में जो 1,10,000 साल से 10,000 साल के बीच चला, पहला हिमयुग, जब बाबा बोल रहे हैं तीसरा हिमयुग आएगा तो इसको भी थोड़ा समझना जरूरी है। हम लोग कई बार बाबा के डिस्कोर्सेस को चलती गाड़ी में पढ़ते हैं और सोचते हैं कि सुकरात बन गए, तो वो संभव नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इसमें क्या हुआ, फर्स्ट आइस एज में जो मानव की धार्मिक आस्थाएं थीं, अब वो जो, इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो थर्ड आइस एज को धार्मिक बदलती हुई क्रांति से जोड़ रहे हैं। तो इसको समझना जरूरी है कि अचानक क्या क्रांति आ जाएगी, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले से चल रहा है। फर्स्ट आइस एज में आदमी क्या था, एनिमिस्टिक बिलीफ्स में विश्वास करता था, चींटियों की पूजा करता था, वही पुरानी चल रही चीजें, पीपल के पेड़ की पूजा करता था। आज भी पीपल के चारों ओर धागा लगा के आपने देखा होगा, गांव में बहुत कुछ होता रहता है। हम आप नहीं करते हैं, वो अलग बात है। और लेकिन और उस एज में क्या हुआ, माइग्रेशन बहुत हुआ, धरती पर लोग ज्यादा के बसने लगे। और फिर सेकेंड आइस एज में क्या हुआ, फिर और आदमी का स्वरूप बदल गया। फर्स्ट आइस एज के अगर आप आदमी को देखेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे। चिंपैंजी की तरह उसकी शक्ल थी हमारे पूर्वजों की। और ये विकास की प्रक्रिया इस तरह चली कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने अलग अलग में वैज्ञानिक इसके सबूत मिले हैं। फर्स्ट आइस एज में आदमी के स्केलेटन्स मिले हैं, सेकेंड आइस एज में मिले हैं, हर स्टेज में स्केलेटन्स मिले हैं और उस पर गहरा सालों साल रिसर्च हुआ है। तो वैज्ञानिकों ने पहला जो आदमी इंसान धरती पर आया उसका नाम दिया होमो हैबिलिस, जो 600 से 700 साल 700 उसकी क्रेनियम की कैपेसिटी थी। ब्रेन बहुत छोटा था, शरीर बड़ा था। फिर होमो इरेक्टस आया, उसकी क्रेनियम की कैपेसिटी जो थे सीसी में नापी जाती है। क्रेनियम के अंदर जो ब्रेन होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो होमो इरेक्टस का वेट बढ़ा, 900 से 1100 सीसी हुआ। अब देखिए ब्रेन का एक्सपेंशन हो रहा है, क्रेनियम का साइज बढ़ रहा है। फिर होमो हाइडेलबर्ग आया, 1100 से 1400 सीसी, और ब्रेन का साइज बढ़ रहा है, थिंकिंग इंप्रूव कर रही है, रिलीजियस फेथ चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे। और फिर होमो निएंडरथल आया जिसकी 1300 से 1400। आज का होमो सेपियन जो है, हमारी आपकी कैपेसिटी जो क्रेनियम के सीसी में 1300 से 1500 सीसी है। अब ये कह रहे हैं अपने डिस्कोर्स में बाबा कि ये क्रेनियम कैपेसिटी जो है इतनी बढ़ती जाएगी, जो जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि नर्व सेल्स जब काम मनुष्य दिमाग से ज़्यादा लेगा तो नर्व सेल्स का डेवलपमेंट होगा, और जब आप कम जगह में ज़्यादा चीज़ों को रखिएगा तो उसको जगह देनी पड़ेगी, तो साइज बढ़ता जाएगा ब्रेन का। और बोले कि इसलिए जब क्रेनियम की कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो माथा भी बड़ा हो जाएगा, शरीर उसके अनुसार बदल जाएगा और थिंकिंग भी बदल जाएगी। इसलिए वो कह रहे हैं कि एक ऐसा समय आ रहा है जब मनुष्य की पूरी सोच बदल जाएगी और वो ईश्वरवादी हो जाएगा। कभी ये जो आदमी चींटियों की पूजा करता था, कभी जो पेड़ों की पूजा करता था, वेदों में आप जानते ही हैं कि सब कुछ तो वही था। नेचुरलिस्टिक पॉलिथिज्म जिसे कहा गया, पॉलिथिस्टिक बिलीफ था, जो प्रकृति के हर एक ऑब्जेक्ट को देवता माना गया। बिजली, आज भी लोग मानते हैं कि भाई प्लैनेट है, शनि देवता नाराज हैं, बहुत लोग शनिवार को पता नहीं क्या काला कपड़ा पहन लेते हैं। मुझे बाद में किसी ने बताया कि हर दिन का अलग रंग है। तो ये जो पुरोहितवाद का जो प्रकोप है इस देश में, मैं क्षमा चाहूँगा कि आप निकलने के पहले देखिए कि समय क्या है। एक बॉस थे जो लगातार ब्लू शर्ट पहनते थे। तो मैंने एक दिन पूछा कि सर आप 1 महीने से ब्लू शर्ट पहन रहे हैं। बोले जानते हो जी, ही वॉज ए टमिलियन, जानते हो जी बाला सुब्रमण्यम,
my astrologer has told me that if you wear blue shirts for this period, you will go to the top. वो टॉप कहाँ तक गए, वो आगे जाके विजिलेंस केस फंस गए। तो ज्योतिष लोगों के भरोसे जीवन मत चलाइए, साधना पूजा करिए। तो बाबा ने एक बहुत फेमस स्पीच में ये बात कही, मैं उनको उद्धृत कर रहा हूं कि इन ऑर्डर टू सर्व द पर्पस ऑफ द माइंड बोथ द नर्व सेल्स एंड द नर्व फाइबर्स बिकम स्ट्रॉन्गर, जो मैं अभी कह रहा था उनकी ही बात मैं कोट कर रहा हूं। और दे बिकम स्ट्रॉन्गर एंड बिगर ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ मोर सेल्स, क्रेनियम बिकम्स बिगर। और आगे वो कहते हैं कि इन द फ्यूचर द ह्यूमन क्रेनियम will become bigger with and other parts of the body will become less and thin. When the mind will be developed, what will happen? Spiritual progress will be easier. तो ये पूरे आइस एज और जो शिफ्टिंग ऑफ पोल्स की बात कही उन्होंने, इसको पूरे इस व्यापक संदर्भ में समझना पड़ेगा। और मैं तो यही कहूँगा कि आदमी की स्थिति जो जोशी जी ने कही, वो एक उर्दू के शायर ने बड़ी खूबसूरती से कहा, न खुदा ही मिला न बिसाले सनम, न सनम से मुलाकात हो गई, यानी दुनिया की जिन चीज़ों की ख्वाहिश थी वो भी नहीं मिला, न खुदा ही मिला, न खुदा ही मिला न बिसाले सनम, न इधर के हुए न उधर के हुए, रहा दिल में मेरे यही रंजो अलम, यही पीड़ा रही, न इधर के हुए न उधर के हुए।